हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने H2 एजुकेशनल ग्रुप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 1, जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होने वाला है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले के लिए यहाँ पर चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 था जो अपना इंग्लिश मीडियम वाले के लिए वीडियो डल चुका है यूट्यूब में, ठीक है। ये वाला जो वीडियो होने वाला है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। इसको भी हम लोग आराम से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या चीज़ होता है, जितने प्रकार की अभिक्रिया होते हैं, पदार्थ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, फिर भौतिक अभिक्रिया, सारा कुछ हम लोग इसमें जान लेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना बात क्लियर है, समझ रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। हम लोग इसमें पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये सब पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका बाद फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसका उदाहरण का साथ हम लोग बहुत मस्त समझेंगे। पीपीटी पूरा लगा हुआ है, आराम से पूरा पढ़ लेना है। एक ही लेक्चर में, वन शॉट में ये वीडियो पूरा खत्म होगा, ठीक है। पीपीटी बहुत मस्त है। चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पॉइंट आता है कि भैया आप मुझे बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर का नाम तो है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, पहले हम लोग को ये समझना होगा, ठीक है। क्या समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को यही समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या चीज़ होता है, ठीक है। क्या हम लोग समझेंगे? पहले भौतिक परिवर्तन समझेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या पहले हम लोग समझेंगे भौतिक परिवर्तन? तो देखो, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या इसमें बोला गया? भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को बोला जाता है जहां पर कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, समझ रहे हो? ऐसा परिवर्तन जहां पर कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है नया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, बर्फ है, क्या है? बर्फ है। बर्फ को मैंने क्या किया? उष्मा दिया। क्या दिया मैंने? उष्मा दिया। उष्मा दिया। उष्मा देने के बाद ये क्या हो गया? पानी बन गया। पानी से हम लोग फिर से इसको परिवर्तन करके क्या बना सकते हैं? बर्फ में तब्दील किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार से क्या हम लोग बोल सकते हैं? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। वही चीज़ हम लोग समझेंगे रासायनिक परिवर्तन में, जहाँ पर नया पदार्थ का निर्माण होता है। एक या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोला जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है भैया। देखो, ऐसे पदार्थ जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनते हैं, इतना बात क्लियर होगा। कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कोई भी इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, इतना बात क्लियर है। फिर क्या बोला जा रहा है? केवल आकार, रूप या अवस्था बदलती है। इसमें क्या बोला गया? केवल आकार। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर क्या था? बर्फ था। क्या था? बर्फ था। बर्फ यहाँ पर क्या था? क्यूब का शेप में था, घन आकार में था। फिर घन आकार से क्या हो गया? पानी का शेप में आ गया, पानी का आकार में आ गया। तो यहाँ पर आकार क्या हो गया? इसका बदल गया। और अवस्था, क्या बोला गया? अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है? देखो, अवस्था का मतलब होता है या तो ठोस अवस्था में हो सकता है, या तो ठोस में हो सकता है, या तो वो द्रव में हो सकता है, या तो गैसियस अवस्था में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था? पहले ये ठोस अवस्था में क्या था? क्या था यहाँ पर? सॉलिड में था, मतलब ठोस में था, ठोस में था। यहाँ पर क्या हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। पानी कौन सा अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो गया? द्रव अवस्था में हो गया है। सामान्यतः पदार्थ को पहले जैसे किया जा सकता है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पदार्थ रहेगा उसको हम पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बर्फ था। बर्फ को हम लोग गर्म किए तो पानी बन गया, और फिर से पानी को हम लोग फ्रिज में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे? फ्रिज में रख देंगे। तो फिर से ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जहाँ पर हम लोग को नया पदार्थ का निर्माण होगा, जहाँ पर नया पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन को क्या बोला जाएगा? भौतिक या रासायनिक। क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर? रासायनिक परिवर्तन। मैंने क्या बोला? जहाँ पर नया पदार्थ का निर्माण होगा। वैसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पर कोई भी पदार्थ का नया निर्माण नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन। बात क्लियर है? क्लियर है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है,
ऐसा परिवर्तन जहाँ पर नया पदार्थ बनेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पर कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। बात क्लियर है। और उसके गुण अलग होते हैं। और क्या होता है, उसका गुण अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग, मान लेते हैं हम लोग ले लिए कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लोहा में जंग ले लेते हैं, खाना बनना हो गया, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या था, खाना था, क्या था, खाना ले लिया हम लोग। तो खाना उस समय क्या था, पका हुआ था। खाना उस समय क्या था, पका हुआ था। हम लोग क्या कर लिए, खाना खा लिए। हम लोग क्या किए, खाना हम लोग क्या किए, खा लिए। खाने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का पेट में जाएगा। पेट में क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण का बाद हम लोग क्या होगा, उसमें शरीर में ग्रहण करेगा। ठीक है, वहाँ पर गुण होगा अलग। या अस्थाई परिवर्तन होता है, मतलब अगर एक बार चेंज हो गया तो फिर से हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि बर्फ़ था, क्या था, बर्फ़ था। तो बर्फ़ को हम लोग फिर से पानी बना रहे थे और पानी से फिर से हम लोग बर्फ़ बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो चीज़ बन गया वही चीज़ बना हुआ होगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। नया पदार्थ बनता है, क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, रंग बदलता है, गैस बनता है, गर्मी या प्रकाश निकलती है। इसके संकेतक हम लोग को पता चलता है कि ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या बोला मैंने, अगर वहाँ पर रंग बदल रहा है, उसका गैस बन रहा है, गर्मी या प्रकाश निकलता है, तो इसके संकेतक हैं कि वो कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। बात क्लियर है। जैसे कि उदाहरण में क्या है, लोहे में जंग लगना, खाना बनाना, कागज़ जलना, दूध से दही बनना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कागज़ जल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कागज़ जल रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वही बोल रहा जा रहा है। अब क्या आ गया, देखो अब आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो देखो, ऐसी प्रकार जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जहाँ पर एक या अधिक प्रकार पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और वहाँ पर क्या होता है, उनका गुण बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनका गुण बदल जाते हैं। गुण मतलब कुछ होंगे, देखते हैं गुण मतलब क्या। जैसे कि हम बोल दिए कि गुण, मान लो कि यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, तत्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन था। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये गैसियस अवस्था में था, और यहाँ पर दो H2 था, O2 था, ये भी क्या था, गैसियस अवस्था में था। तो दोनों गैसियस अवस्था मिल के क्या बना देगा, पानी। पानी का निर्माण कर देगा। और पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर गुण बदल गया है। ठीक है, उदाहरण में क्या बोल रहा है, लोहा प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करता है। अगर पूछा जाएगा इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। बात क्लियर है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। जैसे दूध से दही बनना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर है, दिख रहा होगा आई होप। देखो यहाँ पर है, ये चीज़ है, दही से, दूध से दही बनना, लोहा में जंग लगना, है ना, लोहे में जंग लगना। फिर यहाँ पर क्या है, लोहे में जंग लगना, वहाँ पर भी देखो, देखो ये है ना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या है, क्या होता है रासायनिक समीकरण, आखिर होता क्या है। तो देखो एक बार क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रासायनिक समीकरण क्या बोला जा रहा है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों की सहायता से संदर्भित रूप में प्रदर्शित करना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और किसका निर्माण किया था, जल का निर्माण किया था। तो हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन को प्रतीक से लिखा गया, मतलब उसका सिंबल, उसका प्रतीक यूज किया गया। हाइड्रोजन एक तत्व है और तत्व का उसका क्या यूज किया गया है, सिंबल, उसका प्रतीक यूज किया गया है। जैसे उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, प्रतीक उसका O है, क्या बन गया, H2O। तो वही चीज़ क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, मतलब उसका सिंबल, जैसे कि बात किया जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है कि नहीं, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है। तथा रासायनिक सूत्रों, रासायनिक सूत्र आगे हम लोग जानेंगे क्या चीज़ होता है, की सहायता से
जिसकी सहायता से उसको लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है अब समझना। फिर क्या लिखा जा रहा है, उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है भैया, यहाँ पर समझ नहीं आया तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्या था, कार्बन था। कार्बन मतलब कोयला। कोयला भी क्या है, एक तत्व है। कौन सा अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, सॉलिड प्रतीक से करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब बात समझना, कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो ये क्या लिखते हैं, कार्बन, कार्बन से बनता है कोयला, और ऑक्सीजन हम लोग क्या है, चारों तरफ वातावरण में है तो ऑक्सीजन O2, ठीक है। ये गैसियस अवस्था में होता है, गैसियस अवस्था में होता है। जब दोनों अभिक्रिया करता है, जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है गैस अवस्था में। क्या बन जाता है, गैस अवस्था में। तो ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर लिए, नया पदार्थ का निर्माण कर लिए। और इधर वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईं ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईं ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारको बोला जाता है या तो अभिकारक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक, अभिकारक। और जो चीज दोनों मिलके एक बनाया, एक सिंगल पदार्थ, एक पदार्थ को बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद, क्योंकि दोनों मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। वही चीज यहां पर जो बता दिए थे मैंने, जो मैंने बताया था, देखो हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलके जल का निर्माण कर लिए। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक है, कोई दिक्कत, अभिकारक है, अभिकारक है। और जब ये जल बना तो जल क्या था यहाँ पर, जल यहाँ पर क्या था, जल यहाँ पर क्या था, उत्पाद था। क्या था, उत्पाद। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, उत्पाद था। तो रासायनिक समीकरण में इसको कैसे लिखेंगे, अब बोलेगा कि भैया यहाँ पर 2K लिखा गया, बस अभी आगे चलेंगे, उसको संतुलित और असंतुलित में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या था, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, उसका हम लोग प्रतीक यूज किए। और यहाँ पर क्या है, चिन्ह, चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। उत्पाद को हम लोग लिख दिए कहाँ, इसको बोल दिए लेफ्ट और इधर राइट और, ठीक है, राइट की साइड, लेफ्ट की साइड, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। अगर बात समझना, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो वहाँ पर अभी हम लोग देखे थे क्या चीज़, देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर क्या पढ़े थे अभी हम लोग, देखो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर क्या पढ़े थे, उनका गुण बदल जाता है, उनका गुण बदल जाता है, रंग बदलता है, गैस बनाता है, गर्मी या प्रकाश से संकेत मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग ये चीज़ पढ़े। अब ध्यान देना कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें कुछ कुछ क्या होता है, विशेषता दिखा जाता है। मतलब और हमको उससे क्या पता चल सकता है, हीट निकल रहा होगा, उष्मा निकल रहा होगा, क्या है क्या नहीं, वो सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैसीय बनेगा, अवस्था में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनेगा, ये सब बारे में जानना है, ठीक है। क्या है, देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनते हैं तब कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या लिखा गया है, बहुत प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये चीज़ को याद रखना है, बहुत प्रकार के परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं। अब क्या क्या परिवर्तन, यहाँ पर ध्यान देना। पहला बोला जा रहा है रंग में परिवर्तन। क्या है, रंग में परिवर्तन। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, रंग में परिवर्तन। क्या बोला जा रहा है, रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। बात क्लियर है, क्या होगा हम लोग का, रंग में परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या होगा, पहला रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब रंग में परिवर्तन होगा तो यहाँ से ध्यान देना है कि क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई पीला रंग का बन जाता है, कोई गुलाबी बन जाएगा, तो कोई नीला बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रंग बदल जाते हैं। क्या होते हैं, रंग बदल जाते हैं। क्या होते हैं, रंग बदल जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, रंग बदल जाते हैं। उदाहरण में लोहा, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, तांबा।
यहाँ पर क्या होता है पता है, जब लोहा कॉपर सल्फेट और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। देखो ऐसे समझना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो क्या है, लोहा, लोहा को हम लोग क्या प्रतीक लिखते हैं, Fe, ठीक। फेरस सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, क्या लिखा गया है, CuSO4। और किसका निर्माण कर रहा है, ये क्या है, अभिकारक है, ये उत्पाद है। किसका निर्माण कर रहा है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग फेरस, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है, ठीक है। और क्या बाहर निकल रहा है, तांबा, तांबा। तो यही चीज़ मैंने क्या लिख दिया ना, एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा है कि वही चीज़ लिखा है मैंने कि यहाँ पर क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट किसका निर्माण करा रहा है यहाँ पर, उत्पाद, ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना एक मिनट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट को देखना। कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है, नीला होता है, नीला रंग का होता है, ठीक है, हरा हो जाता है। और जब रिएक्शन हो जाता है तब क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है तो हरा हो जाता है। बात क्लियर है। फिर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना है, ये चीज़ हो गया, बात क्लियर है, ये चीज़ बात क्लियर है। लोहा पर तांबे की भूरी परत जम जाती है। लोहा पर क्या होता है, भूरे कलर की परत जम जाती है, यही चीज़, ये सब ध्यान देना है। फिर क्या होगा, गैस का उत्सर्जन, किसका निर्माण होगा, गैस का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। किसका निर्माण होगा, गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गैस का निर्माण होगा, ठीक है। गैस का उत्सर्जन क्या होगा, गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अभिक्रियाओं में गैस निकलती है, क्या होता है, कुछ अभिक्रियाओं में क्या होती है, गैस निकलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, जो बोला जा रहा है यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn, याद रखना है, क्या होता है, Zn होता है, इतना बढ़िया समझ आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है इसका नाम H2SO4, क्या होता है, H2SO4, बात क्लियर है। किसका निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, जिंक सल्फेट, मतलब भैया ZnSO4 का निर्माण कर लिया। अब बाहर कौन सा गैस उत्सर्जित हुआ है, H2 गैस निकला है बाहर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज। एक बात पता है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, जब धातु, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो H2 गैस उत्सर्जित होती है। बात क्लियर है, ये चीज़ एकदम याद रखना है। कभी भी अगर जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है, अम्ल के साथ, किसका साथ, अम्ल का साथ धातु का अभिक्रिया हो रहा है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ बोला जा रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई दिक्कत, कितना बढ़िया स्लाइड है, कितना बढ़िया है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का मतलब भैया क्या होता है, नहीं समझे। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, मतलब जो पदार्थ पानी में नहीं घुल सकते हैं। कोई दिक्कत, क्या होता है बस। और इसका ऐसे लिखा जाता है, नीचे तरफ इसका चिन्ह बना दिया जाता है, धनुष का नीचे तरफ चिन्ह। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या चीज होता है, ध्यान देना है। जब पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप का निर्माण। किसका बोलते हैं, अवक्षेप का निर्माण। देखो एक मिनट। जब किसी अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अगर वो ठोस बन रहे हैं तो वो पानी में घुल पाएंगे, नहीं घुल पाएंगे। अगर वो ठोस बन रहे हैं तो पानी में नहीं घुल पाएंगे, वहीं पर नीचे में बैठ जाएंगे। बात क्लियर है, हाँ भैया बात तो क्लियर है। देखो आगे उदाहरण में क्या है, बैरियम क्लोराइड, क्या है, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड।
भैया इसको लिख के बताओ, देखो लिख के समझ लो, इसको आप लोग कॉपी में लिखना, नोट करना है इसको कॉपी में। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिया गया है, सबसे पहले तो बैरियम क्लोराइड लिया गया है। इसका होता है नाम क्या होता है, BaCl2। क्या होता है, BaCl2, जो कि अभी याद रखो, अभी आगे चलते तब उसको और समझाएंगे। BaCl2 यहाँ पर हो गया, एक मिनट, क्या लिया गया है पहले, BaCl2 लिया गया है, और इसमें क्या किया है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 जब अभिक्रिया होता है तब क्या होता है, यहाँ पर अवक्षेप बनता है BaSO4 का। क्या बनता है, BaSO4 का अवक्षेप बनता है, जो कि ठोस अवस्था में होता है, और NaCl का निर्माण करता है, मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, ये चीज इसका अभिक्रिया है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में सफेद रंग का बैरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है। बात समझ आ रहा है, मतलब ये जो चीज बना है हम लोग पास, ये जो चीज बना है अपने पास, क्या बना है, बैरियम सल्फेट, जो कि सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। कोई दिक्कत नहीं। चौथा, तापमान में परिवर्तन। क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। हम लोग देखेंगे जस्ट अभी क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। कहीं कहीं तापमान निकलेगा, कहीं कहीं क्या होगा, तापमान निकलेगा। देखो अब समझना एक चीज और, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है तथा कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तब उसमें ऊष्मा निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी होती है, ठीक है। और किसी में क्या होता है, ऊष्मा उसमें हमको देना पड़ता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। उदाहरण में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है। कॉपी में आप लोग लिख लो, जैसे कि इसका मैं रासायनिक समीकरण लिख देता हूँ। एक मिनट, इसका रासायनिक समीकरण मैं लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, इसका रासायनिक समीकरण लिख देता हूँ। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है प्लस H2। क्या बोला जाता है इसको, H2। जल हो गया, यहाँ से अभिक्रिया होगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ, यही चीज़ है, आप लोग लिख लो। इसको हम लोग बोल देंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोल देंगे इसका, रासायनिक समीकरण। क्या हम लोग बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। देख लो, इतना अच्छा से पढ़ा दे रहा हूं कि एक बार बस पढ़ लेना है, एक ही बार में सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर। और जितना मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पर, जो भी लिख रहा हूं, आप लोग तुरंत कॉपी में नोट कर लेना, तुरंत, लेट एकदम नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। अवस्था में परिवर्तन, क्या बोला गया है, अवस्था में परिवर्तन। मैंने बोला था अगर वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, जल में भी निर्माण हो सकता है, या गैस में भी हो सकता है, ठीक है, गैसियस अवस्था। अभिक्रिया, एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। क्या हो सकता है, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या होता है, गैसियस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैसियस अवस्था में होता है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जल का, और जल क्या होता है, द्रव अवस्था में होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यही चीज़ क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। इस अभिक्रिया में जल से द्रव बनते हैं। क्या होता है, गैस से द्रव बनते हैं, सॉरी जल बोल दिया मैंने। क्या होता है, गैस से द्रव बनते हैं, गैस से द्रव बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब टॉपिक आता है अपना, कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। देखो आप लोग पहले तो समझना कि संतुलित अभिक्रिया समीकरण, पहले क्या समझना है, संतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। कि संतुलित मतलब क्या होता है, संतुलित मतलब क्या लग रहा है। जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं तो मान लो कि अगर मैंने कुछ सब्जी लिया, ठीक है, तराजू जो होता है इस टाइप से होता है कि नहीं, एक तरफ इधर
तराजू होता है, एक तरफ इधर होता है। बात क्लियर है? अगर इधर 5 kg होगा, अगर मुझे इधर 5 kg इक्वल करना है, बराबर करना है, तो इधर 5 kg रखना होगा कुछ वस्तु को, तब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो हम लोग को रासायनिक समीकरण में क्या करना है ना, कि परमाणु को संख्या को बराबर करना है। क्या करना है? परमाणु संख्या बराबर करना है। क्या करना है हम लोग को? परमाणु की संख्या को बराबर करना है। तो देखो वही चीज क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 1 मिनट। देखो, जिस समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोला जाता है? असंतुलित। असंतुलित मतलब क्या हुआ कि मान लो असंतुलित मतलब मान लो कि इधर क्या चीज है, इधर क्या है? अभिकारक में मान लेते हैं मैंने 5 परमाणु है, मतलब कितना है? 5 परमाणु है। कितना है? 5 परमाणु में। बात क्लियर है? 5 परमाणु। और जो उत्पाद बना है, इधर 6 परमाणु आ गया। कितना आ गया? 6 परमाणु आ गया। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं हुआ, बराबर यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? बराबर नहीं हो गया। तो हम लोग क्या करना है इसमें? बराबर करना है इसको। क्या करना है? बराबर। इन्हें हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। वही चीज लिखा गया है। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद, यहाँ पर पॉइंट देखो, अभिकारकों मतलब उधर वाला साइड, और उत्पाद जो निर्माण हुआ है, कि परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत? जैसे कि उदाहरण देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किसका निर्माण किया? जल। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर आप लोग गौर करना, यहाँ पर देखो, दिखाई दे रहा होगा सबको? दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है। एक मिनट। देखो यहाँ पर क्या है, 1 मिनट। देखो यहाँ पर क्या है, जल है, जल का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास क्या है बताओ। ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक में देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन। बात क्लियर है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है? 2। तो यहाँ पर लिख लो पहले, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 2। बात क्लियर है? 2 है। और उत्पाद में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक बात बोल रहा है कि परमाणु हाइड्रोजन में 2 है और हाइड्रोजन में, उत्पाद में भी 2 है। लेकिन अगर अभिकारक में देखें ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये तो गलती बोल रहा है, ये संतुलित हुआ? ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। परमाणु संख्या समान होना चाहिए। परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है। क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है कि नहीं? तो वही चीज समझना है कि संतुलित और असंतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, कैसे इसको संतुलित करेंगे तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। इतना ईजी है ना कि आप लोग को तुरंत समझ आ जाएगा। बस जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसी तरह बस करना है, और कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना है आप लोग को। ठीक है, देखो आगे देखो। 1 मिनट यार, क्या हो जा रहा है? 1 मिनट। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करना है? संतुलित अब करना। क्या बोला जा रहा है? जिस समीकरण के दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। अरे 1 मिनट, ये दिक्कत कर रहा है यार, बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है लग रहा है हमको। ठीक है, चलो समझ लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा लग रहा है यार। ठीक है, उदाहरण में क्या है, जैसे कि जल है, यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या था? H2 था, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना, हम यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा से देखना इसको। H2 है, O2 है, अभिक्रिया के साथ बना लिया H2। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है।
और अगर इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, उत्पाद में एक है, दो है, हाइड्रोजन कितना है, एक है। हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर हम 2 लगाएं, पूरा 2 लगाएं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा। हो गया 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी कितना बन गया 2। तो यहाँ पर फिर से देखो, जैसे कि 2 है, H2 और O है, पूरा पर गुना होगा तो 2 दूनी 4, फिर ई भी जाके इसमें इंटू होगा, गुना होगा तो 2 दूनी 2, 2 एकम 2। बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, उदाहरण में क्या है इसका, पानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ सोचने वाली की बात है कि भैया हम लोग को आखिर करना क्यों पड़ रहा है, हम लोग को परमाणु संख्या बराबर क्यों करना पड़ रहा है। 9वीं क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें क्या बोला जाता है कि ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, यहाँ पर क्या बोलता है, देखो एकदम गौर से। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। ना तो आप लोग यहाँ पर नष्ट कर सकते हो और ना ही बना सकते हो, ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, ना तो नष्ट। बात क्लियर है। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है, ना तो आप लोग बना सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो, अभिकारकों का गुण द्रव्यमान उत्पादन के गुण के बराबर होता है, मतलब कुल के बराबर होता है। कुल मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला कि इधर 5 केजी पानी था और 10 केजी चीनी था, जब दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो कुछ नया द्रव्यमान बोला, ना तो नष्ट हुआ। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था या आवश्यकता है, ठीक है, करने का आवश्यकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम, आखिर क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले अभिकारकों और उत्पाद के सही सूत्र लिखें। अब पता चला कि आप सूत्र ही गलत लिख रहे हैं तो समझ कहाँ से आएगा, होगा भी नहीं। दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या को गिने, दोनों तत्व, मतलब एक तरफ इधर क्या हो जा रहा है, एक तरफ आप अभिकारक लिख लो और दूसरा तरफ उत्पाद लिख लो, दोनों तरफ गिनो कि बराबर है कि नहीं। गुणांक लगाकर परमाणुओं की संख्या बराबर करें। गुणांक मतलब जो हम लोग कर रहे थे, क्या था यहाँ पर, H2 था और प्लस ऑक्सीजन था, जब उत्पाद बना तो बन गया H2O बना। गुणांक लग मतलब यहाँ पर 2 लगा दो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा, तो बराबर हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 है तो 2 एकम 2 हो गया बराबर। तो वही चीज़ बोल रहा है। अंत में जांच करें कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। लास्ट में आप लोग को चेक कर लेना है कि रासायनिक समीकरण संतुलित हुई कि नहीं, बस खत्म। चलो, अब जैसे कि हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब यहाँ पर संतुलित नहीं है। देखो परमाणु संख्या, देखो यहाँ पर आयरन, लोहा यहाँ पर है Fe, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर गौर करना कि आयरन यहाँ पर 3 है, आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पर पानी कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सही है। लेकिन यह क्या है, असंतुलित है, मतलब इधर वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है। हम लोग क्या करना होगा, बराबर करना होगा। क्या करेंगे, ध्यान देना, आराम से देखना। यहाँ पर Fe कितना है, 3 है, Fe कितना है, यहाँ पर 3 है, तो कुछ नहीं करो, पहले तो यहाँ पर 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 यहाँ भी हो गया, 3 एकम 3 यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब देखो पानी में यहाँ पर 4 है, कितना है, ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक ही है।
हमको बराबर करना होगा। तो पूरा पर क्या करो, पूरा पर यहाँ पर 4 लगा लो। 4 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर भी 4 हो गया। और अगर ये 4 हुआ तो 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पर गौर करना। तो यहाँ पर भी 4 दूनी 8 करना होगा हम लोग को। समझ आ रहा है? फिर से देख लो एक बार, अच्छा से इसको समझो। ऐसे आप लोग लिखना, एग्जाम में ऐसे लिखना, कुछ नहीं करना, ऐसे कर लेना। एक तरफ लिख लेना Fe, यहाँ पर कितना है, पहले यहाँ पर देखो Fe यहाँ पर कितना था, वहाँ पर कितना था, 1 था, तो 1 लिख लो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इधर साइड में 2 है, 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो Fe इधर कितना है, 3 है, 3 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना था, 4 था, 4 लिख लिए। हाइड्रोजन कितना था यहाँ पर, 2 था, तो 2 लिख लिए। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर Fe मतलब लोहा वहाँ पर 3 है, उत्पाद में और अभिकारक में 3 है। तो यहाँ पर क्या करो हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं अभिकारक में 3 लगा दिए, कोई दिक्कत। यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया, मतलब लोहा का परमाणु बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2 है, इसको छोड़ दो, अभी रहने दो। लेकिन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है। अब ये पूरा पानी का सूत्र बना लिया यहाँ पर H2O। अगर यहाँ पर हम 4 लगाते हैं तो 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पर 4 दूनी 8 परमाणु संख्या हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसको हम 2 गुने 4 लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो जाएगा। अब वहाँ पर अगर लगा रहे तो यहाँ भी लगाना होगा, बराबर करना होगा, तो इसको भी कर लो। 2 गुना 4 तो 8 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बराबर हो गया। और ऑक्सीजन 4 से गुना होगा ये वाला जाके, तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 2 बराबर 2, बराबर हो गया। देखो बराबर हो गया, 4 हो जाएगा ना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चार हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग का यहाँ से मेन बात स्टार्ट होगा। ठीक है, कि मान लो कि रासायनिक समीकरण हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो वहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है और उसको हम लोग कैसे अच्छा तरीका से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, ऊष्मा निकल रहा है, पदार्थ में क्या निर्माण हो रहा है क्या नहीं, उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, रासायनिक समीकरण को महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मतलब रासायनिक समीकरण को हम लोग और कैसे उसका बारे में पहचान सकते हैं, बात क्लियर है। तो रासायनिक समीकरण हमें अभिकारकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण हो रहा है, तो हम लोग उससे और क्या पता चलेगा। ठीक है, पहला क्या बोला जा रहा है कि अभिकारकों की अवस्था। अभिकारकों की अवस्था मतलब हम लोग देखे थे अभी कि मान लो कोई, जैसे कि यहाँ पर क्या था, अभिकारक हम लोग बात करें तो मान लो कि हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या था, गैसियस अवस्था में था कि नहीं, और यहाँ पर पानी क्या था, पानी क्या था, गैसियस अवस्था में था। जब दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पर H2O का निर्माण किया जो कि द्रव अवस्था में था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमको कि इसका अवस्था पता चल रहा है कि कौन सा अवस्था में है। तो रासायनिक समीकरण में पदार्थ की अवस्था के लिए निम्नलिखित प्रकार दर्शाई जाती है। ठीक है, उसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर गौर करना आप लोग यहाँ से याद रखना है। ठीक है, कुछ बात जो भी मैं बोलूँगा एकदम, ठीक है। पहला समझना कि अगर कहीं पर S लिखा जा रहा है उसका मतलब होता है ठोस। क्या होता है, ठोस। कहीं पर अगर L लिखा जा रहा है उसका मतलब होता है द्रव। S मतलब हो जाता है यहाँ पर ठोस, क्या होता है, ठोस होता है। L मतलब हो जाता है द्रव्य, क्या होता है, द्रव्य होता है। G मतलब हो जाता है गैस, क्या होता है, गैस, यहाँ पर याद रखना है, गैस होता है, बात क्लियर है। AQ मतलब होता है एक्वेसिस, बोलते हैं इसको, बोलते हैं जलीय विलयन, मतलब जल में घुलनशील। अगर कहीं पर लिख दिया गया है ना AQ, याद रखना, अगर कहीं पर AQ लिखा गया है ना तो याद रखना ये जल में घुलनशील है। जल में क्या है, घुलनशील है, बात क्लियर है, जल में घुल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर लिख दिया गया है PPT, इसी को बोलते हैं हम लोग अवक्षेप। अवक्षेप मैंने बताया था जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखना जल में अघुलनशील, क्या बोला जाएगा, अघुलनशील, घुलनशील मतलब पानी में नहीं घुल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पानी में नहीं घुल सकते हैं, ठीक, जो पानी में नहीं घुल सकते हैं। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, उदाहरण में क्या चाहिए, उदाहरण में क्या है, H2 है, हाइड्रोजन है जो कि गैसियस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन वो भी गैसियस अवस्था में, जल का निर्माण क्या, ये द्रव अवस्था में, क्या है, द्रव अवस्था में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट ये है।
मेन बात यहाँ तक मुद्दा है, ये मुद्दा आप लोग को याद रखना है कि S मतलब होता है ठोस, L मतलब द्रव, G मतलब गैस, AQ मतलब जलीय विलयन। जल विलयन मतलब वो जल में क्या है, घुलनशील है। क्या है, जल में घुलनशील है, घुल सकता है वो। और अघुलनशील मतलब जो कि जल में नहीं घुल सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो आ जाओ, आ जाओ आगे। अगला देखो, अगला क्या बोला जा रहा है, अगला क्या बोला जा रहा है, अभिक्रियाओं की विशेष परिस्थितियां, अभिक्रियाओं की विशेष परिस्थितियां। ठीक है, आखिर अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या क्या अवस्था देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान देना। कुछ अभिक्रियाएं विशेष ताप मतलब क्या बोला जा रहा है, कहीं कर तापमान भी निकलता है, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति होता है। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, कहीं कहीं का क्या होता है ना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जल्दी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन डाला जाता है, लोहा या तो निकिल डाला जाता है, ये सब तत्व मिलाए जाते हैं, तब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जल्दी होते हैं। या तो प्लैटिनम डाल दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। उदाहरण जैसे कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। क्या है, सोडियम, आप लोग हिंदी में लिख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब नाम याद रखना है। ठीक है, बात क्लियर है, ये सब नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, जल है, ये उष्मा यहाँ पर निकलता है। क्या होता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जहाँ पर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, जहाँ पर उष्मा निकलेगा, जहाँ पर उष्मा निकलेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या, जहाँ पर उष्मा निकलेगा, जहाँ पर उष्मा निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। क्या बोला जाएगा, उष्माक्षेपी बोला जाएगा। ठीक है, उष्माक्षेपी उसको बोला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। वहाँ पर क्या होता है, कोई कोई अवस्था में परिवर्तित हो जाता था, उधर वाला रंग में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, यहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम में पक्का आएगा क्वेश्चन, 101% यहीं पर से आता है क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि क्वेश्चन जो भी बनेगा यहीं से क्वेश्चन बनता है अधिकतर, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का बात हो जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये सब बात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ते चल जाना है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। क्या किया गया, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, ए बी पदार्थ कोई होंगे, ए और बी कोई पदार्थ होंगे, दोनों कोई मिल जाएंगे, ए बी पदार्थ का निर्माण करेंगे, ए बी पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो हम लोग इस अभिक्रिया को क्या बुलाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजित, मिल जाना। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। यहाँ पर क्या होता है, ए बी मिल रहा था, ए बी यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टूट जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि ए बी क्या था, यहाँ पर ए बी था और ए बी क्या होगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग, अपघटन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर पदार्थ टूटते हैं, जहाँ पर पदार्थ टूटते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिल टूटता है सबका। ठीक है, हम लोग का नहीं टूटता है भाई। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, जहाँ पर एक पदार्थ दूसरा पदार्थ के साथ जाके मिल जाएगा। बात क्लियर है। जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं ए प्लस बी कोई पदार्थ होगा यहाँ पर और सी अलग से कोई पदार्थ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा साथ में और बी को अलग कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा, सब कोई अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सब कोई अलग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। इतना बात बेसिक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे, यहाँ समझने वाली बात है, सारा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात होगा, सारा महत्वपूर्ण बात होगा। पहले हम लोग को समझना है कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक मिनट, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है,
ध्यान से समझना। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बुलाता है। क्या बुलाता है? संयोजन अभिक्रिया बुलाता है। जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। सामान्यतः रूप क्या है? ए प्लस बी कोई पदार्थ होंगे, ए प्लस बी कोई पदार्थ होंगे, ए प्लस बी मतलब कोई यहाँ पर पदार्थ होंगे। अब पदार्थ यहाँ पर मिलके ए प्लस बी का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी का निर्माण करेंगे। उदाहरण में क्या है? यहाँ पर देखो, जैसे कि कोयला का जलना। कोयला क्या होता है? कार्बन से बना हुआ था। इतना बात पता होगा। कोयला किस चीज़ से बनता है? कार्बन से बनता है। एक मिनट, क्या चीज़ से बनता है? कार्बन से बनता है। ठीक है। कौन सा अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। बात क्लियर है? ठोस अवस्था में। प्लस कोयला का जलना, कोयला जल रहा होगा तो ऑक्सीजन होगा। गैसियस अवस्था में होता है कि नहीं? और किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि गैसियस अवस्था में होगा। तो यहाँ पर देखो कि एक पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर लिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा इसको? संयोजन अभिक्रिया। कि यहाँ पर क्या था? कार्बन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था। जब दोनों मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिए गैस का। कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ देखो क्या लिखा जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। मैंने पीछे ही बताया था, जहाँ पर अगर ऊष्मा निकल रहा है, जहाँ पर हीट निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी बोला जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ऊष्माक्षेपी बोला जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, उदाहरण दूसरा, जल का निर्माण बहुत इजी। देखो क्या था, हम लोग पढ़े थे H2 था जो कि गैसेस अवस्था में होता है, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसेस अवस्था में होता है। मिलके पानी का निर्माण करते हैं। तो एक पदार्थ दूसरा पदार्थ मिलके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या था? ये अभिकारक था, ये उत्पाद था। तो वही चीज़ देखो क्या लिखा गया है। उदाहरण दूसरा, जल का निर्माण बोल रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, H2 गैस अवस्था, O2 गैस अवस्था, मिल गया तो पानी बना लिया। ठीक है। तीसरा उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है। तो यहाँ पर से आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 101% आता है। क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा। ठीक है। यहाँ से याद रखना है, समझते चल जाओ। इसमें क्या होगा? उदाहरण क्या बोल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोला आता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? जल अभिक्रिया हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। AQ मतलब क्या होता है? AQ मतलब जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील है, घुल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। और यहाँ पर भी क्या होता है? लिख लेना, हीट निकलता है। क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बनाने के लिए जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। क्या बोला गया? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। और पानी का निर्माण करके हम लोग क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत? इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखो का यहाँ पर क्या लिखा गया है? देखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। देखो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है। महत्वपूर्ण क्या बोला जा रहा है?
कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना का नाम से जानते हैं, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, याद रखना, या इसको बर्न भी बोला जाता है, या लाइम भी बोला जाता है, याद रखना, क्या बोलते हैं, लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना, अब क्या होता है, ये बिना बूझा हुआ होता है, मतलब उसको बुझाया नहीं जाता है, पानी नहीं डाला जाता उस समय, ठीक है। और जब इसमें पानी डाल देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, मतलब बुझ गया, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से आप लोग को दिक्कत होगा तो रिपीट करके बार देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एनसीईआरटी जो है यही फॉलो करता है, यही हर बार पूछता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। मैग्नीशियम का जलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट इसको बोलूँ उतना इंपॉर्टेंट ये कम है। सीधा अगर बताऊँ तो ऐसे होता है, देखो मैग्नीशियम का सिंबल ये है प्लस ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस अवस्था में। जब अभिक्रिया हो जाता है तब क्या बनता है, MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखो यहाँ पर भैया, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है, तो क्या दिक्कत है, ये असंतुलित है तो हम लोग संतुलित कर लेते हैं, 2 MgO लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही हम लोग लगा लेते हैं 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसको बोलते हैं 2Mg, और O2 गैस अवस्था में, तो 2MgO यहाँ पर निर्माण होता है। अब याद रखना है, इसको और क्या नाम से जानते हैं पता है, इसको और क्या हम लोग नाम से जानते हैं, इसको और हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो कि यहाँ पर क्या था, ये क्या था, मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम को जला रहा था, मैग्नीशियम रिबन को, और यहाँ पर क्या था, जलाया जा रहा, तो वाइट कलर का क्या बनता है, वाइट कलर से यहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, वाइट कलर का यहाँ पर बनता है, पदार्थ बनता है यहाँ पर, ठीक है, वाइट कलर का पदार्थ बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण करता है, और यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो Mg प्लस O2 क्या बना लेता है, MgO बना लेता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार, खास करके झारखंड बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड, कोई भी आप लोग बोर्ड उठा के देख लो, यहाँ पर से क्वेश्चन हर बार रहता है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है अपघटन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, अपघटन। अपघटन मतलब मैंने क्या बोला था, अपघटन मैंने मतलब क्या बोला था मैंने, याद है, याद है, पदार्थ का टूटना, पदार्थ का वहां पर जुड़ रहा था, यहाँ पर टूटेगा, पदार्थ का टूटना, टूटेगा पदार्थ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बना लेते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बुलाता है, अपघटन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाते हैं। क्या होता है, पदार्थ में टूट जाते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, और जब इसमें उष्मा दिया जाता है, तो इसमें उष्मा दिया जाता है, हीट किया जाता है इसको, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। कोई दिक्कत। सामान्यतः रूप क्या है इसका, ए कोई पदार्थ होगा, बी और सी में टूट गया, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्मा अपघटन, इसका 3 प्रकार आएगा, ठीक है, इसका 3 हम लोग पढ़ेंगे। उष्मेय अपघटन, जो उष्मा द्वारा होगा, जब हम लोग हीट देंगे, उष्मा देंगे तब वो टूटेगा, जब हम लोग हीट देंगे तब वो टूटेगा। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश द्वारा होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन। क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना। क्या बोला जा रहा है, जब यौगिक को गर्म करने पर उसका अपघटन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसमें अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसमें अपघटन बोलेंगे। कोई दिक्कत। इतना बढ़िया स्लाइड बनाया हुआ, इतना बढ़िया स्लाइड बनाया हुआ है
कि जहाँ आप लोग पढ़े ये टॉपिक, उसका आ गया डिफिनेशन, उसका मतलब आ गया, उसका मतलब आ गया कि क्या होता है। कोई दिक्कत ऐसा बात नहीं है। देखो अभी सब कोई बिल्ड हो रहा है तो चीज़ें जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम लगेगा, आप लोग आराम से यहाँ पर जुड़े हुए रहो और वीडियो बहुत अच्छा अच्छा आएगा, बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर आएगा, सारा सब्जेक्ट का आएगा लेक्चर, ठीक है। तो आराम से आप लोग इसको देखो, सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है। और अभी बहुत कुछ होने वाला बाकी है। अभी केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा आराम से, फिजिक्स का भी लेक्चर आने वाला है, 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास सारा का, ठीक है। तो सब कुछ अपने से करना होता है, ठीक है ना। लेक्चर बनाना होता है, पीपीटी बनाना होता है, बताना होता है, तो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो समय ही समय लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, ठीक है। क्या हम लोग जाने कि जब किसी यौगिक को गर्म करने पर उसका अपघटन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसमें अपघटन बोलेंगे। कोई दिक्कत, उसमें अपघटन बोलेंगे। उदाहरण पहले समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट उदाहरण आएगा। सारा जितना भी उदाहरण यहाँ पर लिखा गया सारा 1 नंबर उदाहरण है और सारा एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, पहला लोग समझेंगे उदाहरण। क्या समझेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यही चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यही चीज़ हम लोग पढ़ भी लिए हैं। बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, याद रखना। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसमें हम उष्मा दिए, क्या किया? उष्मा दिए, उष्मा दिए। उष्मा देने के बाद क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। और क्या हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर तरफ ऐसे एरो कर दो, मतलब ये गैसियस अवस्था में है। क्या है? गैसियस अवस्था में, ठीक है, गैसियस अवस्था में। अब यहाँ पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात लिखा गया है, इसको देख लो एक बार। यहाँ पर से पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? क्या है ये? क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग चूना पत्थर बोला जाता है, जिसको लाइम स्टोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। इसी को बोलते हैं संगमरमर भी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम है क्विक लाइम। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे इसको, क्विक लाइम। जब इसमें पानी मिलाते थे क्या होता है, याद है ना? पानी मिलाते थे H2, तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? स्लेक्ट लाइम बोलते थे, बुझा हुआ चूना। याद है कि नहीं? याद रखना इस सब बात। यहाँ तक बात क्लियर है? इतना बात, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो पीछे एक बार वीडियो करके फिर से देख लेना उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, लेड का अपघटन। सारा इंपॉर्टेंट आएगा, सारा इंपॉर्टेंट, आराम से समझाएंगे पूरा। यहाँ सारा इंपॉर्टेंट आएगा। लेड का अपघटन क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेड का अपघटन क्या बोला जा रहा है? देखो, लेड को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात बोल दिया गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात बोल दिया। इतना बोलना नहीं चाहिए था भैया को। क्या बोला जा रहा है? देखो, बात समझना है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब बोलना मत कि भाई यहाँ पर टू क्यों लगा गया है। यहाँ पर बैलेंस हुआ गया है, ठीक है, बैलेंस क्या हुआ है, ठीक है, मतलब संतुलित और असंतुलित की बात किया गया है यहाँ पर। ये क्या है? एक मिनट, ये क्या है? लेड, इसका पूरा नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या इसका नाम है? लेड नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? जब इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तब क्या होता है? लेड ऑक्साइड बनता है। याद रखना है, उत्पाद याद रखना है। ये क्या? अभिकारक है, अभिकारक है। और ये क्या चीज है? ये क्या है? ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। क्या है ये? उत्पाद है, उत्पाद है। और उत्पाद में क्या क्या निर्माण हो रहा है, यही चीज़ तो आप लोग को याद रखना है, यही चीज़ तो याद रखना है। ये क्या है? लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन गैस है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि यहाँ पर जो NO2 बना है, जो NO2 बना है, ये कौन सा रंग का होता है? भूरे रंग की होती है, भूरे रंग का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में यहीं से 1 नंबर में बोलेगा। 1 नंबर में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अपघटन अभिक्रिया है जो लेड नाइट्रेट की होती है, तो यहाँ पर जो NO2 गैस निकलती है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये कौन सा रंग की होती है? कौन
कौन सा रंग? तो हम लोग को अगर पता होगा कि भूरे रंग की होती तो सीधा भूरा रंग लगाना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि भूरे रंग की गैस होती है। कैसा होता है? भूरे रंग की गैस होती है, ये चीज़ याद रखना है। बात क्लियर है? ठीक है। बेकिंग सोडा का अपघटन, पहला बात क्लियर होगा ये वाला लेड नाइट्रेट का। अब समझना बेकिंग सोडा का अपघटन। सारा देख लो, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारा आप लोग याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पक्का ये पूछता है, पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन बनता है यही से। बस आप लोग ये सब याद रखना ना। सीधा बोल देगा अपघटन अभिक्रिया बताओ, उसमें अपघटन सीधा लिखना आप लोग, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जल वाष्प मतलब ये क्या हो जाता है? जल गैसियस अवस्था में आ जाता है। कौन सा अवस्था में? गैसियस अवस्था में आ जाता है। कौन सा अवस्था में? गैसियस अवस्था में आ जाता है। तो वही चीज़ क्या है कि क्या है? NO2 है। इसका पूरा नाम देखो, लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका नाम होता है NaHCO3, जिसको हम लोग कॉमन नाम जाते हैं। इसका नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। इसको और क्या नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना बात क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सूत्र यही है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यही चीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ठोस अवस्था में होगा। यहाँ पर ये क्या निर्माण कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट निर्माण कर रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करवा रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन टूट रहा है। यहाँ पर से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन टूट रहा है। टूटने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? जल वाष्प का निर्माण हो रहा है। जल ऊपर की ओर जा रहा है, गैस में गैस का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। गैस का ऊपर तरफ एरो कर देना सिंबल, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ भैया, बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर पढ़ना है फेरस सल्फेट का अपघटन। किसका पढ़ना है? फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट बोले तो यहाँ पर क्या होगा? FeSO4 होगा। जब इसमें हम लोग हीट देंगे तब Fe2O3 बन जाएगा। Fe2O3 बन रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पर क्या होगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर इज द ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगा। आराम से देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। अब देखो हिंदी वाला एक बार क्या लिखा हो गया है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट दे रहे हैं, जब उष्मा दे रहे हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से एग्जाम में पूछता है कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। इसका नाम क्या है? ट्राइऑक्साइड नाम है, और इसका डाइऑक्साइड नाम है। सब याद रखना है नाम, ठीक है। कोई दिक्कत? और इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। फिर से देख लो, ये क्या था? फेरिक सल्फेट था, फेरस सल्फेट था। इसको हम लोग गर्म किए तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आराम से लिख दिए हैं, आप लोग समझना को समझ लेना पीछे करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला हम लोग को पढ़ना है प्रकाशीय अपघटन, जो प्रकाश द्वारा अपघटित होता है, जो प्रकाश द्वारा टूटेगा। क्या होगा? प्रकाश द्वारा टूटेगा। कोई दिक्कत? प्रकाश द्वारा टूटेगा। प्रकाश द्वारा बोले तो इसमें मात्र 2 उदाहरण आएगा। क्या आएगा? मात्र 2 उदाहरण आएगा, ठीक है। मात्र 2 उदाहरण आएगा, मात्र 2 उदाहरण आएगा, ठीक है। मात्र 2 उदाहरण आएगा। देखो देखो आराम से। प्रकाश मतलब सूर्य के द्वारा क्या होगा? यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य के द्वारा क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? सूर्य के द्वारा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा, उसी में ये टूटेगा, टूटेगा। कोई दिक्कत? सूर्य के द्वारा ये टूटेगा, ठीक है। देखो, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूटते हैं तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। अगर देखो यहाँ पर लगाया हुआ है, ये क्या है? सूर्य आ रहा है, सूर्य आ रहा है। यहाँ पर क्या है? कुछ यौगिक रखा हुआ है, कुछ यौगिक रखा है, वो टूट रहा है। तो वही चीज़ क्या लिखा जा रहा है? वही चीज़ क्या लिखा जा रहा है? देख लो आराम से। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूटेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन बोला जाएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण मात्र इसका 2 आएगा। पहला उदाहरण क्या बोला जा रहा है? देखो, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। सिल्वर क्लोराइड बोले तो ये चीज़ है, देखो, जैसे कि AgCl होगा, अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? AgCl,
सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, Ag। Cl मतलब क्लोरीन। और जब ये प्रकाश दिया जाएगा, मतलब लिख लेना यहाँ पर सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, आप लोग लिखना इंग्लिश में सन का प्रकाश लिख लेना, ठीक है, सूर्य प्रकाश। और ये क्या होगा, Ag प्लस Cl में टूट जाएगा, ठीक है, Ag प्लस Cl में टूट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो वही चीज़ बोला जा रहा है 2AgCl प्लस S इज सॉलिड। S मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। और यहाँ पर ना G, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, ये पहला उदाहरण है, ये उदाहरण पहला है, याद रखना है जो बता रहे हैं हम। ये उदाहरण पहला है, पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण है। इसका 2 ही उदाहरण आएगा, ठीक है, इसका 2 ही उदाहरण आप लोग का पूछता है बस। पहले हम लोग क्या पढ़े, सिल्वर क्लोराइड को जब हीट देंगे तो टूटेगा, टूटेगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, किसका करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr, AgBr जब इसको देंगे सनलाइट, मतलब जब प्रकाश दिया जाएगा, सूर्य प्रकाश लिख लो यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, Ag प्लस Br में टूट जाएगा, Ag प्लस Br में टूट जाएगा, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है, सफ़ेद रंग में AgCl, ये वाला चीज़ जो होगा AgCl होगा, और प्रकाश में ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। AgBr, Ag प्लस Br, मतलब Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब क्या होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, यहाँ पर याद रखना, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। इसका उपयोग ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। पुराने समय में क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो खींचा जाता था, जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो खींचा जाता था, इसी का उपयोग करके खींचा जाता था, इसी का उपयोग करके खींचा जाता था। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट इसका आएगा अपघटन का विद्युत अपघटन, क्या आएगा हम लोग का, विद्युत अपघटन, विद्युत द्वारा टूटा जाएगा। मात्र एक उदाहरण याद रखना, एक का एक मैं अपने से लिखवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑफर ले लो, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन क्या होगा, ईजी है बहुत। जल है, जल में हम लोग जब क्या करेंगे, विद्युत, जब पानी गर्म करते तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और O2 गैस उत्पन्न करता है। एक और लिख लो, NaCl लिख लो, NaCl लिख लो, प्लस लिख लो यहाँ पर विद्युत का, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। अपघटन हो गया यहाँ पर, अपघटन हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लो, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। जल में हम लोग जब पानी डालते हैं ठंडा गर्म करने के लिए, तो क्या होता है, H2 गैस निकलता है, गैसीय, और O2 गैस निकलता है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इंग्लिश में बोलते हैं, कोई आप लोग दिक्कत नहीं रखो, बस आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। वही चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, पानी लिया गया है, यहाँ पर बैटरी लगा दिया है, बैटरी से यहाँ पर उष्मा विद्युत दिया गया है, विद्युत यहाँ पर चल गया पेल्सिन द्वारा, यहाँ पर ग्रेफाइट होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। पानी को ये लोग गर्म किया तो H2 गैस का उत्पन्न हुआ और O2 गैस का उत्पन्न हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये सब छोटा छोटा है। अब यहाँ से आ जा रहा है, जितना भी हम लोग अब पढ़ेंगे 2 और आएगा, ठीक है, मेन आएगा भी 2, एक और आएगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक द्विविस्थापन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों अच्छा समझना है टॉपिक, ठीक है। समझो समझो, 1 मिनट समझना अच्छा से। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन हम लोग क्या समझे थे कि A B रहेगा और C कोई पदार्थ आएगा, तो AB AC बना लेगा और B बाहर निकल जाएगा, यही होगा, यही होगा कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि एक तत्व जो रहेगा ना, एक तत्व रहेगा, वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो उसको ढकेल देगा। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखना है, जो भी पढ़ेंगे हम ध्यान से देखना। जब कोई अधिक अभिक्रियशीलता तत्व किसी कम अभिक्रियशीलता तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोला, फिर से समझो। जब कोई अधिक अभिक्रियशीलता, क्या होता है, अब इसको हम लोग अभी जस्ट समझेंगे, इसको अभी जस्ट हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। बस अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो। अधिक अभिक्रियशीलता तत्व, अब जो भी परमाणु संख्या जो होता है, जो भी परमाणु संख्या होता है आवर्त श्रेणी में, तो वहाँ पर जितने भी तत्व हैं, टोटल अभी तक से कितना है, 118 तत्व हैं।
अभी और खोजा जा रहा है। तो इसमें सारा तत्व का अलग अलग अभिक्रियाशीलता होगा। कुछ आप लोग ने सुना होगा सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है, पोटासियम ज़्यादा है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी का तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबका अलग अलग अभिक्रियाशीलता होता है, ठीक है। किसी भी कम अभिक्रियाशीलता, कोई कोई कम होते हैं, तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। मतलब वही चीज़ हो रहा है। मान लो यहाँ पर एक लड़की होगी तो ए और बी कोई होगा, और यहाँ पर कोई एक लड़की आएगी तो इसका साथी बैठ जाएगा, बी लड़की गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी बैठेगा साथ में और बी बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, इसको ध्यान रखना है, तभी ये बनेगा, तभी ये बनेगा। सोचे हो कि भैया ऐसे तो होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। बार बार आप लोग प्रैक्टिस करना तो सब होगा। प्रैक्टिस इज़ बेस्ट। यहाँ पर उसको हल्का जूम कर देते हैं, 1 मिनट इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, तो बढ़िया दिखेगा, बढ़िया से रहेगा। आई होप कैमरा में दिख रहा होगा, कैमरा में दिख रहा होगा, देख लेते हैं 1 मिनट। बहुत सही आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। ध्यान दो, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। देखो, धातु के अभिक्रियाशीलता श्रेणी इसी को बोलते हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। याद रखो, पहले आएगा पोटासियम। पोटासियम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता धातु यही है, सबसे ऊपर। पोटासियम का बाद आता है सोडियम। कौन सा आएगा? सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर लेड आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर सिल्वर आएगा, फिर गोल्ड आएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। मतलब जितना ऊपर रहेंगे अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर घटती चल जाएगी, घटती है। बात क्लियर है? तो इसको याद रखना है। पहले क्या आएगा? पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता कौन है? पोटासियम। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबको घसका देगा, ठीक है। फिर सोडियम आएगा, पोटासियम से कम कौन है? सोडियम। फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर लेड आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कॉपर आएगा, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आप लोग को। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसको याद रखना और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे कि अब हम करवाते हैं रिएक्शन आप लोग को, अब फटाफट यहाँ से एक बार देखोगे तुरंत होगा। देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि Fe प्लस CuSO4। तो अब मुझे एक बताओ कि कॉपर यहाँ पर यौगिक बना रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? हम जान रहे हैं, हाँ या ना? बस जवाब देना है। यहाँ पर यहाँ पर कौन यौगिक बना रहा है? कौन यहाँ पर यौगिक बना रहा है? भैया कॉपर बना रहा है, हाँ या ना? कॉपर बना रहा है। लेकिन बनाना किसको चाहिए था? आयरन को। अब देखो, आयरन यहाँ पर है कि नहीं? कॉपर यहाँ पर है, तो आयरन बोलेगा कि हम ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम ज़्यादा अभिक्रियाशीलता हैं, तो हम बैठेंगे ना। तो ये क्या करेगा? कॉपर को घसका देगा, तो बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। तो Cu चल गया बाहर, हो गया काम। फिर दूसरा हम उदाहरण देते हैं कि Zn प्लस CuSO4। यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, Zn ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर यौगिक बना रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर यौगिक बना रहा है। लेकिन कॉपर यहाँ पर कम अभिक्रियाशीलता है किसका मुकाबले? जिंक ज़्यादा है। तो जिंक क्या बोलेगा कि हम बनाएंगे, तो ZnSO4 प्लस Cu बाहर चल गया। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बोल देंगे Al प्लस CuSO4, एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? AlSO4 Al2SO4 बनाता है प्लस Cu। कोई दिक्कत? Cu बार हमेशा बाहर चलेगा, काहे? क्यों? बहुत दुखी लड़का है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, आप लोग उसको देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 मिनट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं देखना है, जहाँ तक हम करेंगे वहीं तक देखना है बस, ठीक है। देखो, क्या है? आयरन है, CuSO4 अभी जस्ट हम लोग समझे,
तो फेरस सल्फेट बनाएगा, Cu बाहर निकलेगा। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर बाहर निकलेगा। लेड है, लेड से कम ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? लेड क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर कम रिएक्टिव है, तो CuCl है यहाँ पर, तो लेड क्लोराइड बनाएगा, Cu बाहर निकलेगा यहाँ पर। मैग्नीशियम है, CuSO4 है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर? मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, किसका मुकाबले? Cu का मुकाबले, तो Cu कंपाउंड बनाया, मतलब कॉपी यौगिक कौन बना रहा है? Cu बना रहा है, कॉपर बना रहा है, तो यहाँ पर MgSO4 बनाएगा और Cu बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला देख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे चलते हैं अब। तो यही चीज़ बोलता है कि लोहे में जंग लगने का उदाहरण क्या है? क्योंकि ये अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर कराता है तो उसमें काला काला लग जाता है जिंक वाला, तो हो जाता है बस कांड। तो इसको एक बार देख लो अच्छा से, एक बार रिकेप करके भी देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है लेक्चर, उतना भी लंबा नहीं जाएगा, हल्का सा और बचा है, ज़्यादा नहीं। देख लो आराम से इसको आराम से देखो, इसको आराम से देखो। समझ आ रहा है ना कि Fe क्या है? ज़्यादा अभिक्रियशीलता है, इसको बोलते हैं अभिक्रियशीलता श्रेणी। पोटासियम ज़्यादा पहले आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, वही चीज़ है, हटा दो इसको। चलो अब आएंगे हम लोग द्विविस्थापन। क्या आएंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब क्या चीज़ होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसे क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है, जो दोनों यौगिक होंगे ना, जो दोनों यौगिक होंगे वो क्या होंगे? पानी में घुलनशील होंगे। मतलब एक ये होगा और दूसरा ये होगा, दोनों पानी में घुलनशील होंगे, दोनों पानी में घुले हुए होंगे, पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में घुले हुए होंगे। देखो क्या बोल रहा है, जब दो आपस में अभिक्रिया आके अपने आयन का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये आयन क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि NaCl, तो Na क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और Cl क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं आयन। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो होते हैं एक्वस में, पानी में घुले जो हुए होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना आयन का आदान प्रदान करते हैं। समझ रहे हो? मतलब एक हो जाएगा धनात्मक और एक हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, मतलब एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, A प्लस बी प्लस C प्लस डी, ठीक है, किसका निर्माण कर लिया है? A प्लस डी का साथ जुड़ा है और B प्लस C का साथ जुड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी उदाहरण इसका होगा, 2 या 3 जो भी उदाहरण, इसका सारा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट रहेगा उदाहरण, ठीक है। इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का आपस में आयन का आदान प्रदान होगा। भैया समझना है, समझो एकदम ध्यान से, हम बताते हैं ये चीज़ ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम अच्छा से बताएंगे ही, मेरा काम ही है बताना, ठीक है। देखते चल जाना, बस देखते चल जाना। 1 मिनट पूरा लिख के एकदम अच्छा समझा देना है। देखो हम लोग समझ रहे हैं द्विविस्थापन में क्या होगा? पहले हम लोग लेंगे Na2SO4, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट नाम है, ठीक है, जो कि पानी में घुलनशील होगा, मतलब एक्वस होगा, प्लस और क्या लेंगे? BaCl2 लेंगे। क्या लेंगे? BaCl2 लेंगे, BaCl2 जो कि ये भी पानी में घुला हुआ होगा, तभी तो आयन देगा, ठीक है। जब इसका अभिक्रिया होगा तब क्या बनाता है? BaSO4 बनाएगा, BaSO4 बनाता है, जो कि ये क्या कर लेता है ना, अवक्षेप बनाता है। पीछे वाली चीज़ अवक्षेप क्या होता था? जहाँ पर जो पानी में नीचे तरफ घुल नहीं पाएंगे, जो ठोस अवस्था में आता है, ठीक है। और अलग से क्या निकलता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन समझना, ये दोनों क्या होता है? एक्वस में होता है, मतलब पानी में घुलनशील है, और ये क्या है? ये ठोस अवस्था में, मतलब अवक्षेप बना लिए हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? वही होता है, तो इसको अवक्षेप अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। अवक्षेप भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, पूछता है ना कि इनमें से जो उत्पाद बना है, जो निर्माण हुआ है, आयन कौन दिए?
आयन कौन निर्माण किए, कौन निर्माण किए, आयन पूछता है। अब देखो यहाँ पर BSO4 भी है और NaCl भी है। तो NaCl BSO4, लेकिन ये क्या है, ठोस अवस्था में है। तो ये क्या करेगा, अपना आयन नहीं देगा, लेकिन ये क्या है, एक्वस में हो जाता है, पानी में घुलनशील। तो ये आयन देते हैं N+ और Cl-। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ बोर्ड में पूछता है कि इस अभिक्रिया में आयन कौन दिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, जब दो या दो आपस में हो गया बात, ठीक है, उदाहरण में इस अभिक्रिया में, तो वही चीज़ देखो क्या लिखा जा रहा है। सोडियम Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, और बैरियम सल्फेट प्लस Na सोडियम क्लोराइड, वही चीज़ बोल रहा है। तो ये चीज़ पूरा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस किया गया है, इसको संतुलित किया गया है, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखो, अगला देखो, ठीक है। उदाहरण, इसका नाम क्या है, पीछे देखे थे हम लोग, लेड नाइट्रेट। क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। क्या नाम है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और ये क्या है, पोटासियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका, पोटासियम आयोडाइड। इसको लिख लो, लेड नाइट्रेट। और ये क्या चीज़ है, पोटासियम आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड। बात क्लियर है। ये क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। बात क्लियर है। हमेशा याद रखना है कि जो अभिकारक होगा, क्या होगा, क्या होगा, जो अभिकारक होगा ना अपना, वो क्या होगा, पानी में घुलनशील होगा, तभी वो आयन का आदान प्रदान करने पाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये उत्पाद हुआ। तो उत्पाद गौर करना कि ये क्या है, सॉलिड। अगर सॉलिड है तो ये क्या बना लिया है, PPT, मतलब अवक्षेप का निर्माण कर लिया, जो पानी में नहीं घुल सकते हैं। बात क्लियर है। और ये क्या बना लिया है, ये क्या बना लिया है, अपना एक्वस। तो यहाँ पर कौन सा आयन होंगे, KNO3 है, मतलब पोटासियम प्लस चार्ज, और ये -4, तो यहाँ पर आयन बना लिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में पीले रंग का लेड आयोडाइड अवक्षेप बनता है। जो PbI2 है ना, ये पीला कलर का बनता है। कैसा बनता है, पीला कलर का बनता है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछता है ये चीज़ कि ये इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया श्रेणी में कौन सा, किसका रंग पीला रंग का होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट का है, और NaCl देख रहे हो, यहाँ पर भी क्या है, पानी में घुलनशील दोनों हैं, तभी ये क्या करेंगे, आयन देने पाएंगे, आयंस का आदान प्रदान कर पाएंगे, आयंस का आदान प्रदान। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। कैसा बनेगा, सफ़ेद कलर का बनेगा। ये चीज़ याद रखना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहाँ पर देखो, इसमें आयंस का आदान प्रदान होता है, दो यौगिक बनाते हैं, इसमें यौगिक बनाएंगे। आयन का आदान प्रदान मैंने बोला कि दोनों क्या होगा, पानी में घुलनशील होंगे। कई बार अवक्षेप बनते हैं, इसलिए इसे अवक्षेपित अभिक्रिया बोलते हैं, या अवक्षेप अभिक्रिया भी नाम से जाना जाता है। यह अभिक्रिया समानता जल विलयन में होता है। देख रहा है, जल विलयन में देखो घुलनशील है, यहाँ भी घुलनशील है, यहाँ भी घुलनशील है, तब ये क्या बना दिया, अवक्षेप का निर्माण किया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। देखो आगे हम लोग को पढ़ना है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ना है हम लोग को, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ना है हम लोग को, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जल्दी समझना, कुछ दिक्कत हो गया समझो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों साथ में होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, इसी क्या हम बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन में, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, समझना बात को। ऑक्सीजन में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन होना, निष्कासन मतलब हटना, ठीक है।
अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होना, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन। क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन बोला जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यार देख लो यहाँ पर से क्या बोलते हैं। सीधा मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ रिडॉक्स, इसको आप लोग लिखना रिडॉक्स, आप लोग लिख के ऐसे कर लेना। देखो पहले लिख लेना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पर क्या होगा? O2 का जुड़ना, जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, हटना। बात क्लियर है? बात क्लियर है इतना? ठीक है। और यहाँ पर लिख लो आप लोग अपचयन, अपचयन। यहाँ पर लिख लो O2 का हटना, O2 का हटना, O2 का हटना और H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ वर्ड में लिखा हुआ है, बस मैंने उसको एक्सप्लेन अच्छा से कर दिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन, मतलब एक हटेगा तो दूसरा जुड़ेगा। ठीक है। वही चीज़ क्या बोला गया है? वही चीज़ क्या बोला गया है कि एक पदार्थ जुड़ेगा तो दूसरा पदार्थ हटेगा। ठीक है। मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, या तो ऑक्सीजन, जब दोनों साथ में होगा तब। ठीक है। जैसे कि CuSO कॉपर ऑक्साइड और H2 है यहाँ पर गैस में, तो कॉपर से क्या हो गया? ऑक्सीजन हटा है, तो हटा है तो क्या होता है? हटा है तो क्या होता है? उसका अपचयन होता है। अपचयन मैंने क्या लिखा है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए CO का अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब वहाँ से CO हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? हट रहा है। मतलब अगर Cu था तो CuO था ना, और Cu क्या हो गया? Cu अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो Cu से ऑक्सीजन हटना तो क्या होता है? अपचयन, अपचयन। और पानी का साथ, हाइड्रोजन का साथ पानी का निर्माण किया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। H2 में ऑक्सीजन जुड़ा तो इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः यह एक रिडॉक्स रिएक्शन का अभिक्रिया है। महत्वपूर्ण बिंदु समझना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होंगे। कब होगा? एक साथ होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जा रहा है, समझना थोड़ा बात को। इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जा रहा है? देखो इसमें एक और चीज याद करना कि इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, और यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। आगे हम लोग जस्ट देखेंगे एक क्या होगा? ZnO का आएगा रिएक्शन, Zn प्लस COI का आएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ना कि ये बना लेगा ZnO प्लस CO बना लेगा। ठीक है। ये चीज़ हम लोग जस्ट अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताना कमेंट में यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर अब आ जा रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सिंपल में, ज़्यादा उससे क्वेश्चन बनता नहीं है, तो बस ध्यान देना है। अगर एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना साथ में हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब आएगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना सुने हो? जंग लगना सुने हो? इसी को बोलते हैं हम लोग संक्षारण। तो क्या होता है समझो। संक्षारण मतलब क्या होता है? देखो, जब धातु अपने आपस की वायु, नमी, जल और अन्य पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे, 1 मिनट, सॉरी, आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इस प्रकार की संक्षारण को ही हम लोग बोलते हैं। मान लो यहाँ पर कोई लोहा था, लोहा में क्या हो गया? पानी का नमी आया है, पानी में आके पड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आके जुड़ा है, यहाँ पर अम्ल भी आके आ गया है, अम्ल भी आ गया है, और यहाँ पर कुछ और पदार्थ मिल गए तो इसका क्या हो गया? रस्ट हो गया। मतलब इसमें जंग लग गया, जंग लग गया, जंग लगना। इसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण बोला जाता है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का सबसे सामान्य उदाहरण होता है। ठीक है। लोहा पर जंग लगना सबसे सामान्य उदाहरण होता है। लोहे की वस्तु जब लंबे समय तक हवा के नमी के संपर्क में रहती है तब उस सतह पर एक भूरे रंग की पदार्थ जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जंग बोलते हैं, जंग बोला जाता है। ठीक है। जंग में लोहा लगना मतलब लोहे में जंग लगना, उल्टा मैंने बोल दिया था। यहाँ पर क्या है? लोहे में जंग लगना।
लोहे में जंग लगना क्या होता है? जब लोहे को कुछ समय, लंबे समय तक तो उसमें पानी का नमी और वायु का नमी और कुछ और पदार्थ आके जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है? जंग। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बनता है, ये वाला फॉर्मूला, ये जो सूत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। तो जंग जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए इसका सूत्र पूछता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका क्या है नाम, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जंग, इसी को हम लोग बोलते हैं। बात क्लियर है? तो देखो यहाँ कर क्या था? लोहा था, लोहा में कुछ पानी आ गया, कुछ वाटर आ गया, और यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर लिखा जा रहा है XH2। मतलब क्या होता है? यहाँ पर कितना भी अणु हो सकता है, मतलब कितना भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कितना भी पानी का अणु हो सकता है, हो सकता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। उसी तरह तांबा में संक्षारण करना, तो कॉपर, पानी मिल गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, और यही क्या होता है? हरा कलर का होता है, हरे रंग का यही परत बनाता है, यही परत बनाता है। किसमें? तांबा का संक्षारण करना। ठीक है। एक याद रख लो, चांदी वाला। किसका याद रख लो? चांदी का रख लो। चांदी वाला कहीं पूछता है, खास करके उस सबका पूछता है इसलिए। ठीक है। चांदी का संक्षारण, यहाँ क्या है? सिल्वर है, मतलब चांदी है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड लिख देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या निर्माण किया है? सिल्वर सल्फाइड का और H2, और इसी के कारण चांदी क्या हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? चांदी काले रंग का हो जाता है। इसी कारण ये जो है ना सिल्वर सल्फाइड, ये क्या होता है समझना। कुछ फैक्ट्री से सल्फाइड निकलता है और बाइक से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जब दोनों कंबाइन कर लेते हैं तब क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बात क्लियर? लास्ट टॉपिक अपना रहेगा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है। विकृत गंधित, विकृत गंधित मतलब क्या होता है समझना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी, या विकृत गंधिता, या दुर्गंध होना, एक तरह से बोल सकते हैं, दुर्गंध हो जाना। तो इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें वसा तथा तेलीय पदार्थ वायु से संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, उनमें दुर्गंध आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहलाते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब समझ होते हैं। देखो, जब ट्रेन में हम लोग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं तो कोई भी सब्जी होता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा कुछ समय तक पड़ जाता है, इसी तरह तो वो महक आने लग जाता है, स्मेल हो जाता है, वो खराब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जहर बन जाता है। ठीक है। तो अगर इसको हमको इससे बचाना है तो क्या करना होगा? खाद्य पदार्थ को वायु रोधी डिब्बा में रखना होगा। जो होता है ना एल्युमिनियम का फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल, उसमें रख दो टाइटली पैक्ड करके। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में रखना, फ्रिज में खाना को रखो। पैक में नाइट्रोजन गैस भर लेना, जैसे कि लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, ये समय क्या होता है? ये समय क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि वो अच्छा से महराए नहीं, वो अच्छा से सॉफ्ट ना हो। एंटीबायोटिक का उपयोग करना। ठीक है, इसको याद रखना बस। एंटीऑक्साइड्स या एंटीऑक्साइड बोलते हो, बेंजोनोइक एसिड का यूज़ कर लो, ये सब का यूज़ किया जाता है, तो ये सब याद रखना। ठीक है। यहीं पर अपना लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक है, यहीं पर अपना लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू। और इसको आराम से पूरा देखना लेक्चर, नहीं समझ आए तो कमेंट करना, और से समझ तो आ जाएगा। एक बार रिकेप करके भी इसको देखना, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आराम से आप लोग बताना, और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो इसलिए आप लोग इसको बताना। ठीक है, चलो, थैंक यू।